देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने फिर से 45 मिनट का दिया भाषण। भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री से लेकर स्पीकर तक निरंतर हो गए हैं। दोस्तों बताएंगे किस तरीके के सवाल राहुल गांधी ने पूछ लिया और अंबानी अडानी को लेकर बीजेपी के लोग फिर से नाम लेने पर चिढ़े तो राहुल गांधी ने निकनेम दे दिया है। बताएंगे अंबानी अडानी को क्या कहकर बुलाएंगे राहुल गांधी। इसी के साथ में एक बार फिर से फाइनेंस मिनिस्टर के साथ राहुल गांधी की बहस देखने को मिली और स्पीकर के साथ भी जोरदार बहस में राहुल गांधी ने दिया है करारा जवाब। बताएंगे क्या कुछ कहा है दोस्तों उन्होंने। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो दिया था जवाब, इसके बाद अब इस पूरे मामले पर अब आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी के लोग एक दूसरे के आमने सामने साथ पार्लियामेंट के अंदर क्या पत्रकारों को पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। दोस्तों राहुल गांधी ने की मुलाकात और उठाया है एक बड़ा मुद्दा। इसी के साथ में राज्यसभा के अंदर दिल्ली के 3 बच्चों की मौत के मामले को लेकर जबरदस्त तरीके का बवाल देखने को मिला है और हेमंत सोरेन की जमानत रद्द करवाने के लिए पहुंचे थे हाई कोर्ट, जहां पर कोर्ट ने दे दिया तगड़ा झटका दोस्तों और मुंह बनाकर वापस लौटा दिया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से ठोकी ताल और फिर से सरकार नहीं बल्कि संगठन है, मजबूत संगठन को बढ़ाना है आगे, इस तरीके की टिप्पणियां करते हुए नए विवाद को उपजा दिया है। दोस्तों बताएंगे बीजेपी के कई बड़े लोगों के अधिकारियों से मुलाकात को लेकर भी उठ रहे हैं कई सारे सवाल, एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर संसद सत्र के छठे दिन राहुल गांधी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपने निशाने पर लिया है। दोस्तों सदन के छठे दिन राहुल गांधी ने महाभारत से बजट की तुलना करते हुए कई सारे सवाल खड़े कर दिए और महाभारत का चक्रव्यूह बता दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मार दिया था। उस समय भी चक्रव्यूह का नाम पद्मव्यूह रखा गया था, यानी कमल के फूल जैसा चक्रव्यूह का नाम रखा गया था, जो कमल के फूल के रूप में तैयार किया गया था, जिसका चिन्ह प्रधानमंत्री मोदी अपने सीने पर लगाकर घूमते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। आज चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी। इन्होंने ही पूरा चक्रव्यूह बनाकर रखा हुआ है और भारत के लोगों को फंसा रखा है दोस्तों, यानी भारत के लोगों को राहुल गांधी ने अभिमन्यु बताकर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों और अंबानी अडानी पर निशाना साधा है। दोस्तों जैसे ही अंबानी अडानी का नाम लिया गया आप लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोग भड़क गए होंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों के लिए अलग से जेल बनाए जाने पर निशाना साधा है। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि पत्रकारों को कैद किया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और स्पीकर एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोस्तों स्पीकर राहुल गांधी पर काफी नाराज हो गए। ओम बिरला नाराज होकर कहने लगे कि आप लीडर ऑफ ओपोजिशन है, आपको डेकोरम बनाए रखना चाहिए, यानी सदन की मर्यादा को बनाकर रखना चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस पर स्पीकर बोले कि आप में से कोई सवाल नहीं पूछ सकते, मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आपने टीवी बंद कर दिया और ये लोग इस फोटो को देखकर डर रहे हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी उस फोटो को दिखा रहे थे जिसमें निर्मला सीतारमण बजट से पहले हलवा सेरेमनी सेलिब्रेट कर रही थी और उनके साथ में मौजूद अधिकारियों में एक भी SC ST OBC समाज से नहीं था। राहुल गांधी के द्वारा ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है इसके लिए उन्होंने तस्वीर भी शेयर की दोस्तों, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने तस्वीर उठाई वैसे ही कैमरामैन ने राहुल गांधी से फोकस हटाकर स्पीकर को दिखाना शुरू कर दिया। इस पर राहुल गांधी भड़कते हुए कहने लगे कि ये क्या तरीका है, जब मैं फोटो दिखा रहा हूं तो कैमरा मेरे से शिफ्ट करके आप तक कर दिया जा रहा है। आगे ओम बिरला कहने लगे कि नहीं दिखाएंगे, फोटो नहीं दिखाने दूंगा और आपको ये पोस्टर नहीं दिखाने दूंगा। ये सही बात नहीं है। सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने कोई विवादित पोस्टर नहीं दिखाया, ये लोगों के पास ये पोस्टर है, सबके सामने ये पोस्टर शेयर किया गया था बजट सत्र से पहले, इसमें क्या बुराई है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी को पोस्टर नहीं दिखाने दिया गया। अगर आप भी मानते हैं कि स्पीकर महोदय को थोड़ा डेकोरम सिखाने के साथ साथ निष्पक्षता भी सीख लेनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि 20 लोगों ने मिलकर बजट का हलवा तैयार किया, लेकिन इसमें एक भी SC ST OBC या माइनॉरिटी का कोई व्यक्ति नहीं था। राहुल गांधी की ओर से तस्वीर शेयर करते हुए यही एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। दोस्तों देश का बजट भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सामाजिक सुरक्षा से लेकर आर्थिक सुरक्षा और जनहित के सारे कार्य बजट से ही तय किए जाते हैं। जब बजट बनने में किसी समुदाय के व्यक्ति का कोई नेतृत्व नहीं होगा, उनके समुदाय से आने वाले व्यक्ति नहीं होंगे तो उनके लिए फिर कैसे बजट बनाया जाएगा। ये एक बहुत कॉमन सा सवाल है जो राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाकर पूछा था, लेकिन इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी अब पुरानी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने तुरंत उस मुद्दे को पकड़ा और स्पीकर के सामने इश्यू को उठा दिया है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार को दिए, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार ने हमसे ये छीन लिया। संजय सिंह ने दिल्ली के अंदर 3 बच्चों की मौत के मामले को लेकर ये जबरदस्त टिप्पणी की है। दोस्तों ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री अधिकारियों से ड्रेन और सीवर की डीसिल्टिंग कराने के लिए लगातार कहते हैं, लेकिन बीजेपी LG के द्वारा संचालित अधिकारी साफ सफाई तक नहीं करते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को साजिशन जेल में डाला गया है। यहाँ बीजेपी के लोगों ने इसका मजाक बनाया, तालियां बजाई। आज उनका शुगर लेवल 50 से नीचे आ गया है और सत्ता पक्ष के लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। संजय सिंह की ओर से की गई टिप्पणी पर आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर जाएगा। साथ साथ सुप्रिया शिनेट बोली, कहा संसद कवर करने वाले पत्रकार सांसदों से सवाल पूछते थे, अब पिंजड़ा नुमा जेल में इनको कैद कर दिया
दिया गया है। दूर से आवागमन देखो, सवाल पूछने का कोई बवाल ही नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गुमान भी क्यों रहे, पत्रकार इसका विरोध कर रहे हैं। स्टूडियो वाले समझाएंगे पिंजड़े में रहना अच्छी पहल है, यानी जो ग्राउंड स्तर पर उतरकर पत्रकारिता करते हैं दोस्तों, उनके लिए एक अलग से कैबिन बना दिया गया है संसद भवन के बाहर और उन सभी को यहाँ पर समेट कर रख दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के छोटे मोटे नेता से भी जो बातचीत हो जाया करती थी, सांसदों से जो बातचीत हो जाया करती थी, शायद अब वो भी नहीं होगा और मीडिया वालों को सवाल पूछने पर प्रतिबंध ऐसा लग रहा है लगा दिया गया है दोस्तों, क्योंकि मीडिया वाले पहले सारे सांसदों से सवाल पूछ लिया करते थे, जो भी बाहर निकलता था सदन से। अब अपने हिसाब से प्रशासन वहां की तय करेगी कि कौन कौन सवाल पूछ पाएगा और कब पत्रकारों को सवाल पूछने का मौका मिलेगा। दोस्तों अलग से कैबिन बनाए जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने भी मुलाकात करते हुए कहा कि आप लोगों को भी अब इन्होंने पिंजड़े में बंद कर दिया है। इससे पहले विपक्ष के लोगों को जेल में बंद किया गया था। साथ साथ सौरभ भारद्वाज ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो क्लेम किया गया दोस्तों, उस पर सबूत के साथ निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एलजी ऑफिस की ओर से यह कहा गया कि अभी तक डीसिल्टिंग का कोई आदेश नहीं आया है। मिनिस्टर के द्वारा अभी भी डिसीजन मिनिस्ट्री के पास पड़ा हुआ है और पेंडिंग पड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों मानसून आने से पहले पूरे दिल्ली के अंदर नाली को सफाई की जाती है, नाली की सफाई की जाती है, इसे डीसिल्टिंग कहा जाता है, ताकि जो मट्टी है उसको हटा दिया जाए और नाली को पूरी तरीके से फ्लो मेंटेन रहे और मानसून का पानी उसमें जाए तो वो पानी आगे की ओर चला जाए, उसमें कोई वाटर लॉगिंग ना हो, पानी का जल जमाव ना हो। लेकिन दिल्ली जैसे पॉश इलाके के अंदर हर जगह वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बाद अब जो सबसे पॉश इलाकों में से एक राजेंद्र नगर में 3 IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों की मौत के मामले को लेकर अब बात विवाद शुरू हो चुका है दोस्तों। एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जा रही है, यानी ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। एक और अधिकारी कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री की ओर से उन्हें कोई आदेश नहीं मिला। एलजी ऑफिस की ओर से भी यह दावा किया जा रहा है कि मिनिस्टर के पास फाइल पेंडिंग पड़ी थी, लेकिन मिनिस्टर ने भी अब जवाब दिया है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता और स्वास्थ्य और अर्बन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, उन्होंने बताया कि यह ऑर्डर पहले ही पास कर दिया गया था। 29 अप्रैल 2024 को ऑर्डर पास कर दिया गया था, जिसका सब्जेक्ट था ऑर्डर असाइनिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ 22 ओपन ड्रेन्स विच फॉल्स आउट इन रिवर यमुना टू INFC डिपार्टमेंट एज अ सिंगल एजेंसी। अब उन्होंने आदेश की कॉपी भी दिखा दी है दोस्तों और एलजी डिपार्टमेंट से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि यह आदेश पहले ही मानसून से पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया गया था, लेकिन अभी तक धरातल पर उतारा नहीं गया है और एजेंसियों ने काम नहीं किया है। डीसिल्टिंग का कुल मिलाकर दोस्तों सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है, आदेश आम आदमी पार्टी की सरकार को देना है और ये आदेश दे भी दिए गए हैं, जैसे कि उन्होंने खुद जानकारी दी है। इसके बाद अधिकारियों का काम होता है उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने का। जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जिनकी नियुक्ति अब एलजी के द्वारा की जाती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने के बाद, साफ तौर पर दोस्तों सरकार और अधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण 3 बच्चों को जान गंवानी पड़ रही है। उससे पहले भी कई ऐसे हादसे देखने को मिले हैं। दिल्ली को लेकर अब एक नए तरीके का विवाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली को सुरक्षित माना जाता रहा है दोस्तों, लेकिन मानसून के समय में अब डूबकर मौत और शॉक यानी इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से हुई मौत के मामले पर कई गंभीर मुद्दे एक बार फिर से सुनाई देने लगे हैं। साथ साथ स्वाति मालीवाल बोली, कहा आज कहीं 100 मीटर सड़क पड़ी है तो 4 नेता उद्घाटन का रिबन काटने के लिए जाते हैं, पूरे मोहल्ले को बधाई के पोस्टर से पाट दिया जाता है। जब इसी सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो सारे नेता गायब हो जाते हैं। विनोद कापड़ी बोले, कहा राज्यसभा में क्या जोरदार बोली है स्वाति मालीवाल जी, धागे खोल कर रख दिए उन्होंने। वक्त आ गया है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार से बेहद नाराज त्रस्त दुखी स्वाति माल को ऐसी निकम्मी भ्रष्ट सरकार और पार्टी से मिले पद को तत्काल छोड़ देना चाहिए। फिलहाल उनका यही कदम अरविंद केजरीवाल पर करारा तमाचा होगा और मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि होगी। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर रोक की याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी ने लैंड स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द किए जाने की मांग की गई थी। जस्टिस BR गब्बई और जस्टिस KB विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने 28 जून को जो फैसला सुनाया था, प्रथम दृष्टा प्राइमा फेसी ये पाया गया है कि सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं है। ये बहुत ही तर्कसंगत है, यानी लॉजिकल बात है। कोर्ट के इस फैसले के बाद झारखंड के सीएम को ये बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि झारखंड के अंदर जल्द असेंबली के इलेक्शन होने वाले, तो बार बार ईडी कोर्ट के चक्कर काट रही है। उनको लग रहा है कि आदेश को पलटा जा सकेगा अगर बार बार कोर्ट के चक्कर लगाएंगे तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एकदम तर्कसंगत, क्योंकि फैसला लिया गया है तो डिसीजन में अभी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी ये ठान चुके हैं कि जब तक योगी आदित्यनाथ और उनके बीच के विवाद को बीजेपी का केंद्रीय शासन सुलटाएगा नहीं, तब तक इस मामले पर वो आगे बयान देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बीजेपी की ओबीसी कार्य समिति की बैठक में पुरानी बातों को फिर से डंके की चोट पर दोहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और जीती है। दरअसल पिछड़ा वर्ग के वोटों को साधने के लिए उनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है। बैठक बुलाई गई है दोस्तों लखनऊ में। मानसून सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इसके अलावा सीएम योगी ने विधानसभा के बाहर मीडिया को संबोधित किया, तब भी दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। लेकिन कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ओबीसी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई तो सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में दूरी देखने को मिली दोस्तों। इस तस्वीर में देखा जा सकता है दोनों नेता एक साथ मौजूद है।
है, लेकिन उसके बाद जो ओबीसी कार्य समिति की बैठक हुई है तो डिप्टी सीएम ने फिर से रिपीट कर दिया है कि सरकार संगठन के बराबर नहीं है बल्कि संगठन सरकार से बड़ी होती है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र और मणिपुर की तुलना करते हुए एक अशांति फैलाए जाने की आशंका जाहिर की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए सामाजिक एकता जरूरी है। हालांकि उन्होंने बताया कि वह ऐसा क्यों सोचते हैं। उन्होंने रविवार को नवी मुंबई के अंदर सामाजिक एकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पवार ने मणिपुर में जातीय संघर्ष से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके की जमकर आलोचना की। मणिपुर में पिछले साल मई से शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई। पवार ने ऐसा सोचने का कारण नहीं बताया कि महाराष्ट्र के अंदर भी मणिपुर जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है, चिंता का माहौल बनाया जा रहा है। देश के कई क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में मणिपुर जैसी अशांति की आशंका है। हालांकि दोस्तों, उनके बयान से समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं मराठा और ओबीसी समाज के आरक्षण के मामले को लेकर इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं। मनमुटाव दोनों समुदाय के बीच में जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। कई सारे नेता जानबूझकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं और दोनों समुदाय के लोगों को आरक्षण के नाम पर भिड़ाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री को पूर्वोत्तर राज्य में सामाजिक अशांति के मद्देनजर मणिपुर का दौरा करने और लोगों को सांत्वना देने के लिए जाना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में भी इस बात को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से मराठा आरक्षण से जोड़कर विवाद खड़ा किया जा रहा है, दरअसल दोस्तों कुनवी सर्टिफिकेट जारी करके मराठा समाज के लोगों को ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण का पहले ही ओबीसी समाज के लोग विरोध कर चुके हैं। ऐसे में मराठा समाज के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो उनको अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन पिछली सरकारों ने जब मराठा आरक्षण दिया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से उसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद अब ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण देने के लिए कुनवी सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है, जिससे लेकर दोनों समाज के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है। दोस्तों, क्योंकि ओबीसी का अपना आरक्षण अगर उसमें मराठा समाज के लोगों को भी डालने की कोशिश की जाएगी तो इससे केवल वोट बैंक की राजनीति को साधने का प्रयास किया जा सकेगा, लेकिन अशांति फैल सकती है। दोस्तों, इसीलिए मराठा समाज के लोगों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए और उसके बाद संवैधानिक तौर पर वो कैसे बने रहे इसके लिए बड़े बड़े वकील उतारकर राज्य सरकार को काम करना चाहिए। हालांकि कई सारे राजनीतिक दल सरकार बनने पर दावा कर रहे हैं कि वो मराठा आरक्षण सुनिश्चित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इसे लेकर कोई जवाब नहीं है। तो वो शरद पवार से भी इस पूरे मामले पर राय लेकर कहीं ना कहीं शरद पवार को भी इस पूरे मामले पर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मैसेज ना जाए कि मराठा समाज के आरक्षण के विरोध में है भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले, आंख बंद कर तारीफ करने वाले अजीत भारती जैसे राहुल गांधी को दिन रात हेट करने वाले व्यक्ति भी अब राहुल गांधी को लेकर तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अजीत भारती जो दक्षिणपंथी मानसिकता वाले एक पत्रकार के तौर पर अपने आप को बताते हैं और राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि राहुल की स्क्रिप्ट जो भी लिख रहा है, जो भी उनके बिंदु बनाकर दे रहा है उसे साधुवाद है। मैं घोषित रूप से उनका विरोधी रहूंगा और ये घोषणा कर भी चुका हूं। पर संसद में जिस कोरियोग्राफी और संवाद लिखने के साथ वो उतारा गया है, उनको उतारा गया है, उसके दल को उसका 200% परिणाम मिल रहा है और मिलता रहेगा। हम और आप इस पर माथापच्ची करते रह सकते हैं कि वो जो बोल रहा है वो कितना अनुचित है, कितना भड़काऊ और विभाजनकारी है, परंतु नए वोटर को सामाजिक न्याय के नाम पर बनती दरारों को यही कीवर्ड चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग भी अब राहुल गांधी का गुणगान गा रहे हैं, राहुल गांधी के स्पीच की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कर पाने में पूरी तरीके से विफल है। उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी को अगर हल्के में लेंगे तो आगे आने वाले दिनों के अंदर भी उन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन जनता को पता है कि राहुल गांधी सीरियस मुद्दे उठा रहे हैं और इस बार उनके भाषण में इफेक्टिवनेस देखने को मिल रही है। लोगों के बीच में चर्चा का विषय है राहुल गांधी और इसीलिए बड़े बड़े जो राइट विंग के लोग हैं, दक्षिणपंथी लोग हैं, वो लोग भी अब राहुल गांधी को स्वीकार करने लगे हैं। साथ साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में अगले कुछ महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने भी अपनी कमर कस ली है और वो 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के मूड में है। हालांकि अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। इससे पहले की सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा चले दोस्तों, उससे पहले ही आपस में विवाद देखने को मिल रहा है। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार शिंदे की पार्टी की ओर से मिशन 100 सीटें चलाई जा रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की टेंशन बढ़ाने के लिए 100 सीटें शिंदे गुट मांगने वाला है और दावेदारी भी अब शुरू कर दी गई है। 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के मूड में है पार्टी। इससे पहले एनसीपी अजित पवार की पार्टी भी 100+ सीटें की मांग कर रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। 350 के आसपास इनको सीटें चाहिए आपस में बंटवारा करने के लिए और 288 के आसपास सीटें हैं। देखते हैं किस तरीके से बंटवारा होता है, क्या एक दूसरे किसी तरीके से टांग खींचते नजर आएंगे। साथ साथ दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा गया कि आपके हलवा सेलिब्रेशन के दौरान सारे अधिकारी जो मौजूद थे उसमें से कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं था, तो क्या इससे बजट से कोई फायदा मिलेगा इन समाज के लोगों को जिसमें 90% की ये टोटल आबादी है। तो निर्मला सीतारमण अपने मुंह पर हाथ रखकर राहुल गांधी का विरोध कर रही थी। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि वो शायद हंस रही है। इस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने कहा कि वो हंस रही थी और राहुल गांधी का मजाक उड़ा रही थी, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 90% लोगों की बात राहुल गांधी ने की है। साथ साथ अयोध्या में जमीन की खरीद में अनियमितताओं का आरोप, समाजवादी पार्टी के सांसद की मांग, सांसदों की समिति बनाकर इसकी जांच की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में जमीन में खरीद में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सांसदों की एक समिति भेजकर जांच कराने की मांग की है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान भाग लेते हुए प्रसाद ने कहा कि इस बजट में कहीं भी उत्तर प्रदेश और अयोध्या का नाम तक नहीं है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर अयोध्या के नाम पर राजनीति और व्यापार
पार करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र की जनता ने सत्ताधारी दल को नकार दिया है। टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम पथ और हवाई अड्डे समेत अन्य निर्माणों के लिए गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया गया, घरों पर बुलडोजर चलाया गया। उन्होंने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किए जाने के बाद अयोध्या में बीजेपी के लोगों ने सस्ते दर पर जमीन खरीदकर ऊंचे दाम पर बेचा है, जो साफ तौर पर लोगों का अपमान भी है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवाल पर सवाल खड़ा करते हुए कह रहे थे कि अब चिदम्बरम के टाइम में जब वो वित्त मंत्री थे तब भी हलवा सेलिब्रेशन हो रहा था बजट को लेकर, तब भी जो तस्वीर दिख रही है उसमें कोई भी SC ST OBC नहीं है। इस पर पल्लवी घोष जो एक पत्रकार हैं, उनको लगा कि ये सच होगा तो उन्होंने पोस्ट करते हुए सवाल वाला इमोजी शेयर कर दिया। तो अब मोहम्मद जुबैर की ओर से पूरे पोस्ट पर एनालिसिस किया गया तो पता चला कि JD सीलम जो SC कम्युनिटी से आते हैं वो भी मौजूद है, उनके साथ नमो नारायण मीणा भी मौजूद है जो ST कम्युनिटी से आते हैं। फिर जब SC ST कम्युनिटी के अधिकारी मौजूद है सेलिब्रेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी के बजट सेशन की सेलिब्रेशन के दौरान, तब तो ये साफ तौर पर सामाजिक न्याय है, यानी कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे थे। जब फैक्ट चेक हो गया तो उल्टा अब बीजेपी के लोग ही फंस गए हैं। दोस्तों साथ साथ अभिनेत्रियों से ANI वाले सवाल पूछते हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2023 की कुछ तस्वीरें शेयर करते सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि महिलाओं को बुलाया गया था, खासकर महिला एक्ट्रेस को बुलाया गया था, फिल्म स्टारों से इस पूरे मामले पर बाइट्स लिए गए थे ANI के द्वारा और महिलाओं ने कहा था, महिला अभिनेत्रियों ने कहा था कि महिलाओं के लिए अच्छा फैसला लिया गया है कि रिजर्वेशन का फैसला मोदी सरकार ने लिया है और जमकर माहौल बनाने के प्रयास किए गए। लेकिन अब जब किसान राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पार्लियामेंट पहुंचे तो उसी ANI की ओर से एक भी किसान से बात नहीं की गई। दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किसानों को क्यों इग्नोर किया गया, जबकि अभिनेत्रियों से तो बाइट्स लिए गए थे, उनके न्यूज शेयर किए गए थे, वीडियो शेयर किया गया था। आपकी क्या राय है लिख कर जाएगा। साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टर की कई एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया है। जस्टिस अनु भंबानी ने बाबा रामदेव को आदेश दिया है, उनको 3 दिन के अंदर टिप्पणी वापस लेने के लिए कहा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बल्कि कोविड-19 ठीक करने की दवा है। जस्टिस भंबानी ने कहा कि मैंने पतंजलि, बाबा रामदेव और उनके प्रमोटर को 3 दिनों के अंदर ट्वीट हटाने के निर्देश दिए हैं। यदि वे ऐसा करने में विफल रहे तो सोशल मीडिया मॉनिटर इन ट्वीट को हटा दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों मीडिएटर से ट्वीट को हटवाया जाएगा, ट्विटर को कहा जाएगा इस पूरे मामले पर। कुल मिलाकर सवाल यही है कि कोरोनिल जो दवाई इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर प्रचारित की जा रही थी, बाबा रामदेव उसको कोरोनिल को दवाई बता रहे थे कोरोना की, यानी कोरोना की कोई दवाई आज तक भारत में क्या पूरी दुनिया में नहीं आई है, केवल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद बाबा रामदेव ने फेक दावा करते हुए कोरोनिल की दवा बता दी थी, जबकि उनको इम्यूनिटी बूस्टर बताया जाना चाहिए था। कुल मिलाकर दोस्तों बाबा रामदेव के खिलाफ इससे पहले भी कार्रवाई की गई और आयुर्वेद की तारीफ करते करते डॉक्टरों पर विवादित टिप्पणी की गई थी। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 17 करोड़ मुसलमानों में क्या गरीब लोग नहीं, बजट में कटौती क्यों? असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा सवाल। लोकसभा में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान 4 वर्गों का जिक्र किया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 17 करोड़ मुसलमान गरीब लोग नहीं है क्या? जवाब भाजपा के लोगों को देना है। साथ साथ दोस्तों छात्रों की मौत के मामले को लेकर दिल्ली में जोरदार तरीके से विवाद देखने को मिल रहा है। छात्रों ने जस्टिस की मांग करते हुए मैदान में उतरकर जमकर नारे लगाए हैं। छात्र एक ही सवाल कर रहे हैं, कहां है बीजेपी के अपॉइंटेड MCD कमिश्नर? दिल्ली में MCD कमिश्नर केंद्र सरकार चुनती है, इस तरीके से रिपोर्ट भी सामने आ रही है। दोस्तों कुल मिलाकर MCD में जो पॉलिटिकल पोस्ट है वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के पास है और जो ब्यूरोक्रेसी, जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी की चीजें हैं, सारे अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों LG की नियुक्ति सुप्रीम मानी जाती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलने के बाद अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपॉइंटेड MCD के कमिश्नर है कब वो जाकर छात्रों से बात करेंगे, कब उनको न्याय सुनिश्चित करेंगे? आम आदमी पार्टी और बीजेपी अलग अलग तरीके के ब्लेम कर रही है, लेकिन अंततः सवाल यही है कि फैसला तो बीजेपी के अपॉइंटेड MCD कमिश्नर को ही लेना है, तो जवाब भी उनको देना पड़ेगा। दोस्तों ये साफ तौर पर दिल्ली के अंदर अधिकारियों को एक तरफा पावर देने और बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पावर देने का मामला है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या आपने ऐसा कभी सिस्टम कहीं देखा है कि अधिकारी सारे काम करते हैं और उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास नहीं है? यानी लोगों ने राजनीतिक नेतृत्व को चुना है लेकिन उनकी बात अधिकारी सुनेंगे नहीं क्योंकि उनको नियुक्त करने वाला कोई और है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों भारत में वेतनभोगी लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और स्वरोजगार में ज्यादातर लोग इन्वॉल्व है। इसे साफ तौर पर बेरोजगारी का संकट कहा जा सकता है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जाएगा। साथ साथ जया अमिताभ बच्चन बोले जाने पर भड़क गई। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन बोलने पर भड़क गई और कहने लगी कि केवल जया बच्चन बोलने से ही सारी बातें सामने आ जाती है, जया अमिताभ बच्चन बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्या वो अपने साथ में अमिताभ बच्चन का नाम जुड़े, इसे क्या वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं? इसके साथ में दोस्तों मानहानि के मामले में मेधा पाटकर की 5 महीनों की जेल की सजा को निलंबित कर दिया गया है। LG-VK सक्सेना से जुड़े मामले को लेकर अपडेट है और LG को ही नोटिस थमा दिया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को 25,000 रुपए की बेल बॉन्ड और सिक्योरिटी पर जमानत दे दी गई है। दोस्तों अदालत ने 1 जुलाई को पाटकर को जेल की सजा सुनाई थी। इसी के साथ में लोकसभा में सपा के सांसद डिंपल यादव ने किसानों का मुद्दा उठाया है, सरकार को घेरा है। मैनपुरी से सांसद ने कहा कि हम किसान और युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं, बीजेपी के लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। देश के अंदर जो बजट सामने आया है, हमारा देश किसान प्रधान है, कृषि प्रधान है। मुझे लगता
लगता है कि हम अपने फर्ज से डगमगा रहे हैं। बजट में किसान युवाओं का भविष्य सुनिश्चित नहीं किया गया है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। साथ साथ दिल्ली के अंदर कोचिंग हादसे के बाद अब एक इंजीनियर को टर्मिनेट किया गया है, एक को सस्पेंड किया गया है, 7 को गिरफ्तार किया गया। 1 महीने पहले कोचिंग की शिकायत की गई, 2 रिमाइंडर भी दिए गए पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। वहीं पर केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित है। सीबीआई ने हाईकोर्ट से कहा कि दिल्ली सीएम शराब घोटाले के असली सूत्रधार है, गिरफ्तारी के बिना जांच संभव नहीं थी। कुल मिलाकर दोस्तों कोर्ट में बार बार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर रहा है सीबीआई। क्या आप मानते हैं कि यह जस्टिफिकेशन दबाव में दिया जा रहा है या फिर सीबीआई स्वतः ये जस्टिफिकेशन दे रही है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके साथ में तुर्की ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं। इजराइल बोला सद्दाम हुसैन की मौत याद है। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके से दोनों देशों के बीच में फिर से विवाद देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तुर्की और इजराइल फिलिस्तीन के मामले को लेकर 2 अलग अलग दूरी पर है। साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की एक अदालत के द्वारा गैंगस्टर कानून के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की दोष सिद्ध और उन्हें सुनाई 4 साल की सजा को सोमवार को रद्द कर दिया। इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी पर मंडरा रहा खतरा भी समाप्त हो गया है। अगर आप सभी लोग को भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन लगातार पहुंचती रहे। जय हिंद जय भारत।